हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नुपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल और द प्रोकैरियोटिक सेल। सो लेट्स सी। जब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल की, तो इसके अंदर मौजूद होता है सबसे बाहर की तरफ आउटर एनवेलप। ये आउटर एनवेलप 3 लेयर्स से मिलकर बनता है। देखें तो सबसे बाहर जो मौजूद होता है दैट इज़ द आउटर एनवेलप। इस आउटर एनवेलप के अंदर जो आउटर मोस्ट मिलती है लेयर, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये वाली जो लेयर है दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये म्यूसिलेजिनस शीथ की बनी होती है। सो दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स जो बनी होगी म्यूसिलेजिनस शीथ की, म्यूसिलेजिनस शीथ की। इसीलिए ये होती है स्टिकी, नेचर में ये स्टिकी होगी। अब ये दो रूप में पाई जा सकती है, या तो ये होगी थिन लूज स्लाइम लेयर के रूप में, या फिर ये होगी थिक टफ कैप्सूल के रूप में। कैप्सूल जो मिलता है वो जनरली पैथोजेनिक बैक्टीरिया में मिलता है, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके अंदर कैप्सूल मिलेगा। ये कैप्सूल उनको जो होस्ट इम्यून सिस्टम है उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो कोई भी रूप हो, चाहे थिन लूज स्लाइम लेयर के रूप में हो, चाहे थिक टफ कैप्सूल के रूप में हो, इसका काम होता है प्रोटेक्शन। तो ग्लाइकोकैलिक्स मैंने आपको जैसा बताया दो रूप में मिल सकती है, या तो थिन लूज स्लाइम लेयर के रूप में, या फिर थिक टफ कैप्सूल के रूप में। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ जो मिल रही है दैट इज द सेल वॉल। सो दिस इज द ग्लाइकोकैलिक्स एंड दिस इज द सेल वॉल इनर टू इट। सेल वॉल जो है किससे बनी होती है? म्यूरिन से, या हम कह सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड से, या हम इसको पेप्टिडोग्लाइकैन भी बोल सकते हैं। These all are one in the same thing, यानी म्यूरिन कहो, चाहे म्यूकोपेप्टाइड कहो, चाहे पेप्टिडोग्लाइकैन कहो, एक ही बात है। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकैन है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, जहां हमने डिफरेंसेस देखे थे बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। तो पेप्टिडोग्लाइकैन दो शब्दों से मिलकर बनता है। पेप्टिडो का मतलब तो हो गया अमीनो एसिड, और ग्लाइकैन का मतलब हो गया शुगर्स। तो दो टाइप के अमीनो शुगर्स से ये मिलकर बनेगा। अब ये जो दोनों अमीनो शुगर्स हैं ये कौन कौन सी हैं? इसमें से एक जो आती है दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, जिसे हम शॉर्ट में NAG नाट भी कह देते हैं। दूसरी जो होती है वो होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसको हम शॉर्ट में NAM नाम भी कह देते हैं। इसके बाद ये तो दो लेयर्स की बात हो गई। इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर ही पाई जाएगी। सो तीसरी जो लेयर आएगी दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात कर रहे हैं इट इज़ लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर, मतलब किसकी बनी होती है? लिपिड की और प्रोटीन की। तो दिस इज लाइपोप्रोटीनेशियस इन नेचर। सो दिस वॉज अबाउट द आउटर एनवेलप। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आउटर एनवेलप बनाते हैं, और आउटर एनवेलप का मेन फंक्शन जो होता है दैट इज प्रोटेक्शन। सो
इसमें सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहर से अंदर की तरफ तो क्या मिलेगा आउटर एनवेलप में, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। और अगर अंदर से बाहर की ओर पूछेंगे तो क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, इसके बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन यहाँ पर। अब इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड रहता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोई भी सेल हो, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, इट इज़ द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ कैरी आउट होंगी वो कहाँ पर होंगी, साइटोप्लाज्म में। सो दिस इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज, साइटोप्लाज्म, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। देन हम यहाँ पर इनफोल्डिंग देखते हैं। जो मेम्ब्रेन है इसके इनवैजिनेशन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, यानी मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर ये स्ट्रक्चर्स बनाती है। इसमें जो पहला आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द मीजोजोम। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगी, इसीलिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही फंक्शन परफॉर्म करने वाला यहाँ स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोजोम। मीजोजोम जो है इट इज़ एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर इन फंक्शन, तो ये वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, इनवैजिनेशन की अगर हम बात करें तो जब भी मेम्ब्रेन इनवैजिनेट करती है इसका मतलब होता है इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि ये किससे एसोसिएटेड है, रेस्पिरेशन से, तो यहाँ पर जो मीजोजोम इनवैजिनेट कर रहा है इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। ये तो इसका मेन फंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम फॉर्म्स देखें तो ये लैमेलर फॉर्म में भी हो सकता है, लैमेलर मतलब लेयर फॉर्म में भी हो सकता है, या ट्यूब्यूल के रूप में भी हो सकता है, या वेसिकल के रूप में भी मिलता है। तो यहाँ पर सरफेस एक्सटेंशंस की जब हम बात करें तो एक और नाम यहाँ पर आता है, वो आता है क्रोमैटोफोर का। क्रोमैटोफोर्स जो होंगे वो केवल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स के अंदर ही मिलेंगे। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ही क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं और इनमें मिलता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दे विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमैटोफोर्स का क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस। तो देर आर टू मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशंस, दैट इज द क्रोमैटोफोर्स एंड द मीजोजोम। ऑल्दो जो क्रोमैटोफोर्स हैं वो वेसिकल के रूप में भी मिलते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो मेंशन है मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस के रूप में। तो अपन इसी रूप में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो अब अपन यहाँ जो देखेंगे दैट इज, एक तो ये आ जाएगा दैट इज क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर जो होते हैं, दिस वाज द साइटोप्लाज्म। क्रोमैटोफोर जो होंगे दे आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया and helps in photosynthesis. इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज, दूसरा जो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन पढ़ा है अपन ने वो क्या है, मीजोजोम। मीजोजोम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, इस पे जो आपको ध्यान रखना है पहला तो क्या है, it is analogous to mitochondria of eukaryotic cell, analogous to mitochondria। किस रूप में मिलता है, present in form of tubule, vesicle और lamellae। Then नेक्स्ट जो चीज़ इसमें याद रखनी है कि ये दो तरीके का हो सकता है, एक होता है लैटरल मीजोजोम और एक होता है सेप्टल मीजोजोम। यहाँ पर ये बनाया अपन ने न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है,
It is the unorganized nucleus which is present in the prokaryotes. So this is the unorganized nucleus which is present in the prokaryotes. अब जो मीजोजोम न्यूक्लियोइड से जुड़ा रहता है उसको हम कहते हैं सेप्टल मीजोजोम, ठीक है, क्योंकि ये सेप्टा के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। यानी कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा, डीएनए ये जो है न्यूक्लियोइड जो है ये दो में डिवाइड कर जाता है, लॉन्गेट होगा, दो में डिवाइड कर गया, ये आगे लॉन्गेट होता जाएगा और सेप्टा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो डॉटर जो न्यूक्लियोइड है वो क्या होंगे, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर cells. So it help in septa formation and it help in the distribution of the replicated DNA into the two daughter cells. इसके अलावा ये सेल वॉल के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और दूसरे सेक्रेटरी प्रोसेसेस में भी हेल्प करेगा। तो ये फंक्शंस किसके हो जाएंगे, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मीजोजोम। मीजोजोम के फंक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसा मैंने बोला इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में क्या बताया मैंने आपको, पहला तो सेल वॉल सिंथेसिस या सेल वॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आता है दैट इज सेप्टा फॉर्मेशन। थर्ड जो आएगा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन and distribution to daughter cell. And fourth, increase surface area for respiratory enzymatic activities. So these all are the functions of the mesosome. नेक्स्ट अपन जो देखेंगे इसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पर मिलते हैं राइबोसोम्स। सो दीज आर द राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम्स मिलेंगे यहाँ पर, 70S राइबोसोम्स। इसके अलावा यहाँ जो मिलता है दैट इज़ द पॉलीराइबोसोम। राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। 70S राइबोसोम्स मिलते हैं जो कि दो सब यूनिट्स के बने होंगे, 50S एंड 30S। दिस इज द पॉलीराइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम्स जब mRNA पर अटैच होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम पे क्वेश्चन आया है, पॉलीराइबोसोम और राइबोसोम दोनों ही क्या है, यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स किस पे अटैच हो रहे हैं, mRNA पे। तो ये क्या है, राइबोसोम, इट इज़ अ मेम्ब्रेनलेस स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली नोन। ठीक है, अब इसमें अपन इसको मार्क कर दें कि ये तो क्या हो गया, दिस इज the 70S ribosome and these are the polysome। polysome भी कह सकते हैं, polyribosome भी कह सकते हैं इसको, we can also call it as polysome। polysome का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मेन फंक्शन यही रहेगा। इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर मिलते हैं कुछ इंक्लूजन बॉडीज़। अब सेल इंक्लूजन्स पे इस बार नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया है, पहले भी आ चुका है। देखिए, इंक्लूजन बॉडीज़ वो होती हैं जो कि नॉन लिविंग होंगी। इसके अंदर आ जाएंगे जैसे रिजर्व फूड मटेरियल आ गया, ग्लाइकोजन हो गए, फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो गए, अगर साइनोबैक्टीरिया है तो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हो गए, ये सेल इंक्लूजन्स में आते हैं। इसके अलावा जो आता है सेल इंक्लूजन में वो आता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल सभी बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही मिलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रोमैटोफोर्स की, तो क्रोमैटोफोर्स भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही मिलेंगे, ये सभी बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाएंगे। वैसे ही जो गैस वैक्यूल है ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है और ये क्या प्रोवाइड कराता है, इट इज़ फिल्ड विद एयर, एयर से भरा रहेगा एंड इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द बॉयंसी, ताकि वो सरफेस पे आ जाते हैं, दे कैन ईजिली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हम देख लें सेल इंक्लूजन्स।
सेल इंक्लूजन्स में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो आएगा ग्लाइकोजन, इसके अलावा आएगा फॉस्फेट ग्रैन्यूल. सो दिस इज द फॉस्फेट ग्रैन्यूल and this is the glycogen. ये दोनों ही क्या है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया, रिजर्व्ड फूड मटेरियल. नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर, एक मैंने आपको बताया गैस वैक्यूल भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा. गैस वैक्यूल, इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स बॉयंसी प्रोवाइड करता है एंड फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. इसके अलावा यहाँ पर आरएनए भी मिलता है. सो दिस इज द आरएनए. और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये तो बात हो गई किसकी, अपन ने देख लिया आउटर एनवेलप. ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, these three, that is the glycocalyx, cell wall, cell membrane, they are forming the outer envelope. आउटर एनवेलप का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन. इसके बाद हमने देखा कि भाई इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, विच इज़ द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़. देन इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से बनता है मेसोसोम. इसके अलावा एक और मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होगा, दैट इज क्रोमैटोफोर. दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं. मेसोसोम किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, एंड क्रोमैटोफोर्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis because it has photosynthetic pigments present in it. अब इसके अलावा और देखें हम तो क्या देखा था हमने, दैट इज द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स कौन से तरीके के मिलेंगे, दैट इज 70S. पॉलीराइबोसोम इज देयर. पॉलीराइबोसोम को हम पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हैं, पॉलीजोम भी बोल सकते हैं, और एक और नाम होता है इसका अर्गासोम. इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस. इसका अपन पॉलीराइबोसोम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम्स किस पे जुड़े रहते हैं, mRNA पे, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. देन इसके बाद हम आए किस पे, सेल इंक्लूजन्स पे. सेल इंक्लूजन्स मतलब जो सेल के अंदर इंक्लूजन्स मिल रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आया था. सेल इंक्लूजन्स जितने भी होंगे ये क्या होंगे, दे लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलते हैं एंड दे आर मेम्ब्रेनलेस. नीट 2020 का क्वेश्चन है ये. मेम्ब्रेनलेस होते हैं. इसमें जो पहला है लिखा मैंने वो है फॉस्फेट ग्रैन्यूल. ग्लाइकोजन लिखा है, अगर साइनोबैक्टीरिया है तो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल भी मिलता है. इसके अलावा यहाँ मैंने लिखा है गैस वैक्यूल. गैस वैक्यूल किस में प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, और ये भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाएगा, सभी बैक्टीरिया में ये नहीं मिलता. अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये मेम्ब्रेनलेस है. गैस वैक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ मेम्ब्रेन होगी, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होती है, केवल प्रोटीन की बनी होती है. तो इसको अपन एक अलग से एक्सेप्शन में लेंगे. जो नॉर्मल जो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं या जितने भी जो सेल्स हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उनका सब स्ट्रक्चर फंक्शन सब सिमिलर रहता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर फंक्शन है, इसीलिए इनको हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं. तो इसके अंदर जो मिलती है वो कैसी मिलती है, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन. अब जो इसमें बचा है वो बचे हैं सरफेस एक्सटेंशंस. सरफेस एक्सटेंशंस की अगर हम बात करें तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं. एक आता है फ्लैजेला. फ्लैजेला किस में हेल्प करता है, मोटिलिटी में. इसके अलावा आता है पिलाए और फिम्ब्रे. ठीक है, इनको अपन देख लेते हैं. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्लैजेला की, सो इट विल बी लाइक दिस. दिस इज़ द फ्लैजेला. फ्लैजेला भी 3 पार्ट्स का बना होगा, वो मैं अभी बता देती हूँ. इसके स्ट्रक्चर्स जो इसको बनाते हैं. देन देर आर प्रेजेंट द स्मॉल ब्रिसल लाइक फिम्ब्रे
and then there is present the पिलाई। तो इनको मार्क कर लें अपन। ये जो है दिस इज फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है किस प्रोटीन का बना होता है? ये मेनली बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का। और किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन मोटिलिटी, मूवमेंट में हेल्प करता है ऑफ द बैक्टीरियल सेल। देन इसके अंदर जो अगर हम देखें तो 3 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। लाइक दिस। यहाँ पर एक तो होगा बेसल बॉडी, दिस इज द बेसल बॉडी, दिस इज द हुक एंड दिस इज द फिलामेंट। 3 पार्ट से मिलकर बनता है फ्लैजेला जो है, बेसल बॉडी, हुक एंड द फिलामेंट। और कौन सा प्रोटीन है? फ्लैजेलिन प्रोटीन है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। देन जो सेकेंड आता है सरफेस स्ट्रक्चर, इसमें आएगा ये है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो है स्मॉल ब्रिसल लाइक होगा एंड इट हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? पैथोजेनिक बैक्टीरिया की। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा कि होस्ट से अटैच करने के लिए भी ये हेल्प करेगा। तो इसका काम मेनली होता है इट हेल्प्स इन अटैचमेंट। देन इट इज स्मॉल ब्रिसल लाइक, स्मॉल ब्रिसल लाइक एंड इट हेल्प इन अटैचमेंट, in attachment। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दैट इज पिलाए। फिम्ब्रे हो गया, फ्लैजेला हो गया एंड द नेक्स्ट वन इज पिलाए। इट इज मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन। पाइलिन प्रोटीन का बना होता है एंड इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। किस में हेल्प करता है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। अब क्या होगा कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन वो होगा कि यहाँ पर जैसे बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है। इसलिए अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कराना है तो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होता है, जिसमें जो पहला प्रोसेस है दैट इज़ कॉन्जुगेशन। इसके अलावा होता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सो उसके अंदर जो हेल्प करेगा वो ये पिलाइज हेल्प करता है। देन फिम्ब्रे अटैचमेंट में हेल्प करता है और फ्लैजेला जो होगा ये किस में हेल्प करता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज द प्लाज्मेट। प्लाज्मेट प्लाज्मेट जो होगा बेसिकली इट इज अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। दिस इज द प्लाज्मेट। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल। यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम के रूप में जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसके अलावा ये हेरिडिटरी मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। प्लाज्मेट कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मेट है उसका होना बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मेट नहीं होगा तो भी वो सर्वाइव करेगा, लेकिन प्लाज्मेट के होने से बैक्टीरिया को कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे प्लाज्मेट के 3 टाइप्स होते हैं। एक है एफ फैक्टर, आर फैक्टर और कॉल फैक्टर। एफ फैक्टर इज़ द फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस में बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। एक होता है F+ स्ट्रेन जिनके अंदर एफ फैक्टर होगा, जिनके अंदर एफ फैक्टर नहीं होगा वो होगा F- स्ट्रेन। F- स्ट्रेन को F+ स्ट्रेन में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, जिसमें हेल्प करते हैं पिलाए। पिलाए जो होंगे लॉन्ग प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स रहते हैं। देन आता है आर फैक्टर। आर फैक्टर जो होगा इट विल प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू सर्टन एंटीबायोटिक्स। तो जिन बैक्टीरियल सेल के अंदर आर फैक्टर मिल रहा है वो कुछ एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या रहते हैं? रेजिस्टेंट रहते हैं। लास्ट इज कॉल फैक्टर, दैट इज कॉल्किनोजेनिक फैक्टर। जिन बैक्टीरिया में कॉल फैक्टर मौजूद होता है वो कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरियल सेल्स के लिए जिनके अंदर ये मौजूद नहीं है उनके लिए ये क्या रहेगा? हार्मफुल रहेगा।
So that was all about the bacterial cell.